हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ऐसी 4-5 वीडियो आपको मैं और दूंगा और इन वीडियो से दोस्तों आपके बिहार में जो एईडीओ का एग्जाम होने वाला है और उसके आसपास ही बीपीएससी टीआरई 4.0 का आपके एग्जाम होने वाला है, या इसके अलावा अगर आप बिहार का दोस्तों कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा का जो दोस्तों एग्जाम होने वाला है, तो उसमें दोस्तों इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, क्योंकि बिहार राज्य की जितनी भी दोस्तों परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा में बिहार राज्य का स्पेशल करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये जो दोस्तों वीडियो आप लोगों को मैं लेके आया हूँ, आप अगर ये वीडियो मेरी देख लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इस वीडियो में बताया गया कंटेंट दोस्तों किस लेवल का है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सुमित कुमार। दोस्तों मैं बिहार में गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे आपको लेकर चलता हूँ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा कोई हैं, वो बनी है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। इससे पहले वो राज्य महिला चैंपियन भी रह चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है वो मैं बता दूं कि दोस्तों बिहार राज्य का खेल का इतिहास जो 40 वर्ष का है, तो अभी तक 40 वर्ष में ना तो बिहार में कोई भी महिला फिडे मास्टर बनी थी, ना ही दोस्तों कोई भी फिडे महिला मतलब ग्रैंड मास्टर बनी थी, है ना। तो अब ये पहली महिला दोस्तों हैं जिन्होंने कारनामा करके दिखाया है। इनका नाम है मरियम फातिमा और ये बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। दोस्तों क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, हाल ही में बिहार राज्य की बनी पहली महिला फिडे मास्टर जिनका नाम मरियम फातिमा है, जिनका संबंध बिहार के किस राज्य से है। तो दोस्तों ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इन्होंने कितनी रैंक लाकर पहली महिला फिडे मास्टर जो कि बिहार की बनी है वो हासिल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों फिडे मास्टर बनने के लिए, फिडे मास्टर दोस्तों बनने के लिए आपको 2100 यानी कि आपको 2100 से प्लस रैंक चाहिए होती है। लेकिन अगर आप दोस्तों वही फिडे का ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको 2400 प्लस रैंक चाहिए। तो दोस्तों इनकी रैंक कुछ 2000 थी। जैसे ही इनकी रैंक 2100 हुई, ये दोस्तों पहली महिला फिडे मास्टर बन गई हैं बिहार की। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला फिडे ग्रैंड मास्टर कौन था। तो ये दोस्तों हम सबको पता है, विश्वनाथन आनंद। दोस्तों कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अगर पूछ ले कि विश्वनाथन आनंद किस वर्ष दोस्तों पहले मतलब भारत के पहले ग्रेट ग्रैंड मास्टर बने फिडे के, तो दोस्तों आप यहाँ लिख लेना 1988। इनकी एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है, जिसका नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है दोस्तों? माइंड मास्टर। ठीक है दोस्तों, माइंड मास्टर इनकी किताब का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये फोटो में आपको दिख रही हैं मरियम फातिमा। इन्होंने दोस्तों पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो कारनामा किया वो अभी तक बिहार के 40 साल के इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूँ IMP मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार के स्पोर्ट्स वाले पार्ट से आपके आएगा। हीरो एशिया हॉकी कप, हीरो एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन मेरे भाइयों बिहार में हुआ है और बिहार के राजगीर में। बिहार में भी कहाँ? बिहार के राजगीर नालंदा में दोस्तों आपके हुआ है। संस्करण ये जो था अगर पूछ ले तो संस्करण था दोस्तों ये 12वां। संस्करण कौन सा था? 12वां। इसका जो क्या था? शुभंकर। इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? मून, MOON, मून माने चंद्रमा यानी चांद। इसका जो शुभंकर था दोस्तों, शुभंकर किसका क्या था? चंद्रमा। प्रेरणा स्रोत हीरो एशिया हॉकी कप 2025 के प्रेरणा स्रोत थे बाघ एवं मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र दोस्तों इसलिए क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 1936 में दोस्तों बर्लिन में जो हॉकी हुआ था उसमें दोस्तों उन्होंने कारनामा कर दिखाया था कि इन्होंने मेजर ध्यानचंद ने, इसलिए दोस्तों इनको लोगों ने हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये जो हीरो एशिया हॉकी कप 2025 हुआ था, इसका विजेता कौन हुआ था? भारत। इसका विजेता कौन हुआ? भारत। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इसका उपविजेता कौन था? दक्षिण कोरिया। भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को ही हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब हीरो एशिया हॉकी कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल दोस्तों 8 टीमों ने
भाग लिया था। और आपको मैं बता दूं कि भारत ने दोस्तों ये जो खिताब है इसके कुल संस्करण अभी तक हुए हैं 12। कितने संस्करण हुए हैं? 12। और 12 में से दोस्तों 4 बार तो ये खिताब हमारे प्यारे भारत ने ही जीत लिया। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में राजगीर में संपन्न हुए हीरो एशिया हॉकी कप 2025 को जो भारत ने ट्रॉफी जीती है वो उसकी कौन से नंबर की ट्रॉफी है, यानी वो ट्रॉफी भारत ने कितनी बार जीती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 12 संस्करण में से ये दोस्तों आपकी चौथी बार ट्रॉफी हमारे प्यारे भारत ने जीती है। ये हमारे हॉकी की दोस्तों टीम है, ये हमारे प्यारे भारत की हॉकी की टीम है जो कि आपको चित्र में ऊपर दिखाई दे रही है। चलिए इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप, कौन सी दोस्तों? रग्बी जो चैंपियनशिप है वो भी बिहार के राजगीर में ही संपन्न हुई है। तो मैं आपको दोस्तों लिख कर ये चीज़ दे सकता हूँ, या तो हीरो एशिया हॉकी कप से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो दोस्तों एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 से भी क्वेश्चन गारंटी पूछेगा। यानी कि इन दो में से किसी न किसी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा AEDO वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं। स्थान क्या है? राजगीर, बिहार के राजगीर में ही दोस्तों ये संपन्न हुई। शुभंकर इसका था अशोक। आपसे AEDO में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना मुझे लग रही है कि अंडर एशिया 20 रग्बी चैंपियनशिप का शुभंकर खरगोश था, जो कि संबंधित था किससे? कछुआ से, खरगोश से, हाथी से, चीता से। तो दोस्तों इसका जो शुभंकर था अशोक, तो अशोक नाम रखा गया था एक छोटे से खरगोश का। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शुभंकर दोस्तों इसका क्या था? खरगोश। पुरुष में इसके विजेता कौन थे? हांगकांग। पुरुष में उपविजेता दोस्तों कौन थे? श्रीलंका। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो इसका जो मेल जो विनर था वो हांगकांग था, और जो फीमेल विनर था वो दोस्तों कौन था? चीन। फीमेल में उपविजेता कौन था? हांगकांग। ठीक है, तो कुल मिला के पुरुष में विजेता हांगकांग, महिला में उपविजेता हांगकांग। तो इसमें जो रग्बी चैंपियनशिप दोस्तों है, ये हमारी जो रग्बी की जो टीम दोस्तों इसमें देख सकते हैं, तो इसमें जो हांगकांग का दोस्तों इसमें जलवा रहा था। इसमें कुल 9 देशों की 16 टीमों ने भाग लिया था। इससे पहले जो हीरो एशिया हॉकी कप था उसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इसमें दोस्तों कुल 16 टीमों ने भाग लिया, और वो 16 टीमें कुल 9 देशों से आती हैं। नोट, अब इसमें सिर्फ इतना पूछेगा कि भारतीय टीम का स्तर कहाँ रहा। इसमें जो भारतीय दोस्तों जो रग्बी जो टीम थी, भारत की जो रग्बी खेलने वाली टीम थी, उसने क्या जीता? तो दोस्तों उसने कुछ नहीं जीत पाया। भारतीय जो महिला जो टीम थी उसने सिर्फ एक छोटा सा ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया है। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने दोस्तों कांस्य पदक सिर्फ और सिर्फ जीत पाया है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन होने वाला है। जरा देखिए, बिहार में देश के पहला डिजिटल है कहाँ का? पूरे देश का। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 में से पहला दोस्तों ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया है। इससे किसानों को मिलेगा रियल टाइम लाइव पारदर्शिता दोस्तों। 101 तो इससे बढ़ेगी, सब्सिडी वाली जो पारदर्शिता वो भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इससे कृषि की बहुत ज़्यादा क्या दोस्तों होने वाला, कृषि का जो क्षेत्र है, किसी जो बिहार राज्य का जो कृषि विभाग है वो दोस्तों और ज़्यादा डिजिटली रूप से कार्य कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को वास्तविक समय में योजनाओं का लाभ पहुंचाना। वास्तविक समय का मतलब है जिस समय में दोस्तों योजना चल रही है उस समय कम से कम समय में उस योजना का लाभ दोस्तों किसान भाइयों तक पहुंच सके। उत्पादन का पूर्वानुमान करना, यानी कि किस खेत में किस दोस्तों के मतलब कितने एकड़ में लगभग कितना उत्पादन होगा, इसका पूर्वानुमान भी करना, और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण से सटीक आंकड़े मिलेंगे। दोस्तों ये जो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है इसमें क्या होगा, फसल का डिजिटल सर्वेक्षण होगा जिससे सटीक आंकड़े मिलेंगे, और डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जो दोस्तों किसानों के खाते में
जैसे किसी किसान ने दोस्तों डीएपी ली, खाद ली, तो उसमें जो सरकार है, राज्य सरकार या जो दोस्तों केंद्र सरकार है, वो कुछ सब्सिडी देती है। तो जो सब्सिडी है वो दोस्तों बाद में किसानों के खाते में जाती है। तो वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से कम समय में क्या हो जाएगी, किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। अब देखिए इसके बारे में कुछ और दोस्तों जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के निर्देश पर कृषि रोड मैप के अंतर्गत यह पहल की गई है। यह निदेशालय किसानों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकता है एईडीओ में कि बिहार में कि मतलब आपसे कहेगा कि बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन हुआ है। इस डिजिटल कृषि निदेशालय के कौन कौन से लाभ हैं? तो लाभ में दोस्तों आपके का, खा, गा बना के 3 आपको स्टेटमेंट दे देगा, जिसमें से कोई से 2 सही होंगे या 1 गलत होगा। तो आपको ये पूरा का पूरा दोस्तों ये क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए एक दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं कि मुख्यमंत्री के दोस्तों जो आपके बिहार बिजली के जो उपभोक्ता हैं, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। इस योजना के तहत दोस्तों स्मार्ट मीटर मतलब प्रीपेड मीटर बिजली के लगाए गए हैं, जो कि दोस्तों 125 यूनिट मतलब 125 यूनिट बिजली फ्री में भी देते हैं। अगर आपके 126 यूनिट पूरे महीने का बिल आया है तो मात्र आप पे 1 यूनिट का रुपया लगेगा, लगभग 5 रुपये के आसपास। तो दोस्तों जो आपके 5.25 या 5.5 रुपये यूनिट आपके शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4.25 रुपया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एईडीओ में लिख कर आएगा। मैं आपको गारंटी से बता दूं, बिहार को मिला राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा काकरापार, कलपक्कम, है ना दोस्तों, आपके तारापुर है कि नहीं, कैगा। तो ये जो आपके हैं ये परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र ये अलग अलग राज्यों में आपके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि यूपी में है नरौरा, तो बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बिहार को भी दोस्तों अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिल गया है। तो इसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं कुछ। बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 में, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। दोस्तों जो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 जो लॉन्च किया था, परमाणु ऊर्जा मिशन जो लॉन्च किया था, उसमें कहा था कि कुल 6 राज्यों में दोस्तों हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। तो उसमें से एक राज्य बिहार भी था। तो बिहार दोस्तों ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसको ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिल गया है। अब दोस्तों हम बात कर लें आखिर ये बिहार में लगेगा कहाँ। तो दोस्तों बिहार की नवादा एक जिला है, नवादा जिला में एक जगह है राजौली। कौन सी जगह है? राजौली। वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये लघु मॉड्यूल रिएक्टर है SMR। इसकी जो ऊर्जा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, इसका जो पूरा टारगेट है वो दोस्तों आपके 2000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का है। और ये जो लगाया जा रहा है बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये दोस्तों आपके NPCIL और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और दोस्तों NPCIL मिल के लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब परमाणु ऊर्जा मिशन जो हमारे प्यारे मोदी जी ने लॉन्च किया है उसकी कुछ खास बातें दोस्तों हम देख लेते हैं। ठीक है, इस मिशन के तहत वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, पूछ सकता है कम से कम कितने, 5 स्वदेशी रूप से विकसित लघु मॉड्यूल रिएक्टरों को चालू किया जाएगा। यानी SMR को दोस्तों क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 के तहत लक्ष्य जो रखा गया है 2033 तक कम से कम कितने स्वदेशी
SMR यानी कि लघु मॉड्यूल रिएक्टरों को चालू किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कम से कम 5, कितने, कम से कम 5। इसके अलावा दोस्तों परमाणु ऊर्जा मिशन को जो कुल बजट मिला है वो मिला 20,000 करोड़। कितना मिला है? 20,000 करोड़। मैंने कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपको वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं कराया हूँ और ना ही मैं कराऊंगा, क्योंकि ADO जो है वो दोस्तों PCS यानी बिहार का PCS का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए वहाँ आपको देखने को मिलेगा फैक्ट, आपको फैक्ट भी देखने को मिल सकता है। या दोस्तों अगर आपको वन लाइनर में पूछ ले तो भी आपको वन लाइनर में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान में जो कितनी है 8,180 मेगावाट है, उसको दोस्तों 2047 तक 100 गीगावाट, 8,180 मेगावाट है, लेकिन 2047 तक दोस्तों इसको 100 गीगावाट करना है। ये इसका लक्ष्य है, किसका? परमाणु ऊर्जा मिशन का, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इस मिशन के अंतर्गत भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी दोस्तों आगे जो दोस्तों हमारा 2047 का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं, यानी दोस्तों केंद्र सरकार कह रही है कि लगभग हर राज्य में दोस्तों एक कम से कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो जरूर स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल से वोटिंग कराने वाला बिहार बनेगा पहला राज्य। बनेगा क्या दोस्तों? बन गया है। नगर पालिका चुनाव में ई-वोटिंग की सुविधा। दोस्तों आज दिन तक कभी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है कि भारत में कहीं पर मोबाइल से वोटिंग की गई हो, लेकिन हमारे बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोबाइल से दोस्तों वोटिंग की गई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिस मोबाइल ऐप से वोटिंग की गई है उसका नाम है ESECBHR, यानी कि ESECBHR। ये दोस्तों आपके ऐप का नाम है। आपसे ऐप का नाम ही पूछ सकता है कि बिहार राज्य ऐसा पहला राज्य बना जिसको मोबाइल ऐप से वोटिंग हुई है, उस ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम दोस्तों आप याद कर लीजिए। इस ऐप को CDAC यानी CDAC कंपनी के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है। इसका उपयोग पूछ ले कि बिहार में जो पहला वोटिंग जो हुआ है मोबाइल से, उसका उपयोग कहाँ के चुनाव में हुआ है? नगर पालिका के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में, या दोस्तों लोकसभा में या विधानसभा में। तो आपको ऑप्शन होगा नगर पालिका। कहाँ दोस्तों? नगर पालिकाओं में। मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग का संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया। इस पहल का उद्देश्य क्या था? इस पहल का उद्देश्य था जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 70, 75, 80, 85, 90 साल के जो बुजुर्ग नागरिक हैं, वो बेचारे कहाँ वोट डालने इतनी दूर आएंगे। तो दोस्तों उनके लिए ये उनको मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो दोस्तों अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दोस्तों आपके जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग जन है, हैंडीकैप जो पीपल्स हैं, उनको नज़र में रखते हुए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछने लायक है उसको मैं हाईलाइट दोस्तों करते चल रहा हूँ, के लिए मतदान की पहुँच में सुधार करना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, मतलब ये दोस्तों जैसे कि आपके व्हाट्सएप नहीं होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो होता है ना, ऐसे दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि आपका फेस का वो लेगा, फेस का दोस्तों लाइव आपके कैप्चर करेगा। बायोमेट्रिक स्कैनिंग, आपके थंब भी लेगा उस टाइम। मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन भी करेगा, तथा खास बात इसकी कि दोस्तों अगर आपके पास घर में एक सिम है तो आप उस एक सिम से ओनली 2 वोट्स ही वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रति मोबाइल नंबर सिर्फ 2 मतदाता की सीमा तय की गई, यानी एक मोबाइल से आप सिर्फ 2 वोट डाल सकते हैं। परिणाम घोषित होने के 45 दिन बाद फुटेज को नष्ट करना अनिवार्य है, अगर उस फुटेज पे कोई भी आपत्ति नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपत्ति नहीं लेगा तो मात्र 1.5 महीने बाद वो फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मात्र आपको इतने 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो छोटी है, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी वो दोस्तों इससे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा और उसमें कम से कम मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को जोरदार लगे रहिए। आपका भाई आपके साथ है।